चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 12 अध्याय 12, जिसमें हमारे अध्याय का नाम है बाजार दर्शन। यह पाठ जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, पहले हम देखते हैं जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय। सबसे पहले देखते हैं जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन इत्यादि बहुत सारी रचनाएं थीं। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और 1990 में जाके इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। देखिए, हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक है, वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभूषित प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम, देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितना गहराई से हृदयगम किया है। अब देखिए, हमारा पाठ स्टार्ट होता है यहाँ से। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इतनी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हैं। यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही हम बाजार जाते हैं तो भैया क्या होता है, वहाँ ज़्यादातर चमक दमक की चीज़ों फंस जाते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, घृणा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना देगा। मतलब उनका कहने का तात्पर्य है कि ये जब भी हम बाजार में जा रहे हों, बाजार से कोई वस्तु हम क्रय करने के लिए जा रहे हों, तो उसकी एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। मतलब पहले से ही हमें तय करके जाना चाहिए कि कौन कौन सी वस्तु हमें बाजार से खरीद कर लानी है। नहीं तो बाजार में भांत भांत की अनेक प्रकार की ऐसी लुभाने वाली चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि वो तो बाजार तो एक माया का जाल है।
उसमें तो लोग फंसी ही जाते हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और मन करता है ये नहीं ये खरीद लो, ये नहीं ये खरीद लो। और जितना हमारा बजट हो उसके हिसाब से हमें अपने पहले से ही योजना तैयार करके जाना चाहिए, ताकि हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से बच सकें। इस मूल भाव को ज्ञानेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज है तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने नीति शास्त्र बताया है। देखिए बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत बंडल पास थे। मतलब उनके मित्र जब एक बार बाजार गए थे, वो केवल क्या लेने गए थे, एक मामूली सी चीज लेने के लिए गए थे, लेकिन उधर से जब वो वापस आए तो एक बहुत बड़ा बंडल हाथ में लेके आए हुए थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेंजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का समय पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा यह देखिए, सब उड़ गया। अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब यह माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेंजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाटक ले आए। तो देखिए भैया, कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि इनके जो वही मित्र थे वो बाजार से कुछ एक वस्तु लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां से ये अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीद के आए और उन्होंने संकेत किया है अपनी पत्नी की तरफ। मतलब महिलाओं की में एक बात होती भी है। अधिकांशतः जब महिलाएं बाजार जाती हैं तो भांत भांत की तरह तरह की जो आकर्षित करने वाली, आकर्षण वाली वस्तुएं होती हैं, उन्हें देखकर वो उन्हें अवश्य खरीद कर आती हैं। मतलब उनमें
खरीदने की चेष्टा उन्हें अत्यधिक होती है। और एक होती है हमारे पैसे की गर्मा। जब लोगों के पास पॉकेट मनी पर्याप्त हो, पैसे की जिसको गर्मा हो, वो अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद लेता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वस्तुएं आवश्यक है उतना ही खरीदना चाहिए। और फिर भी यदि हमारे पास पर्याप्त धन है तो उसे कहीं ऐसी जगह सदुपयोग करना चाहिए जहां हमारे अलावा भी किसी अन्य लोगों को उसका कम से कम लाभ हो सके। चलिए दोस्तों, पाठ बहुत बड़ा है, हम फिलहाल आज यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को अवश्य पहुंचाना, शेयर करना, ताकि वो भी इस पाठ का लाभ ले सकें। धन्यवाद मित्रों।